एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 2 यानी कि द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। चैप्टर का डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं, साथ ही चैप्टर का फुल रिवीजन भी हम कर चुके हैं। अब बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, यानी कि आपके चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन्हें आंसर हमें अब करना है। अच्छा, आप क्लास 12th में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम्स भी लिखने वाले हैं, सो अक्सर आंसर राइटिंग को लेके आप सभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करें। सो स्पेसिफिकली जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, सो वहां पर जो पैटर्न आपको क्वेश्चंस को आंसर करते टाइम फॉलो करना है वो कैसा होने वाला है, ये मैंने आपको क्लास 11th में भी एक बार बताया हुआ है। सो सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस बारे में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या आपसे 2-3 क्वेश्चन किए गए हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। देन आपको किस तरह से आंसर स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन के साथ में। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को समझेंगे, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। 2 बार भले ही चाहें तो क्वेश्चन को रीड करिए एंड उसमें जो भी मेन टॉपिक है, जैसे अभी हम क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें जो भी आपसे मेन टॉपिक पूछा गया है उसको आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि जो मेन बॉडी होने वाली है, जो मेन पार्ट होने वाला है आंसर का, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, मेन पार्ट ऑफ द आंसर आप लिखेंगे। अब यदि आपको क्वेश्चन पार्ट्स में पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। अगर एक टॉपिक से ज्यादा टॉपिक पूछे जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस, तो ये 3 पार्ट में हो गया क्वेश्चन, तो आपको वो सभी यहाँ पर लिखना है। मेन पार्ट आपको यहाँ पर लिखना है एंड कोशिश करें कि पैराग्राफ्स या पॉइंट्स में आंसर लिखें। कैसे? पैराग्राफ्स में या फिर पॉइंट्स में हेडर डाल के और जो है हाईलाइट करते हुए अपने आंसर को लिखना है, मेन पार्ट ऑफ द आंसर को, एंड देन आपको अपने आंसर को कंक्लूड भी करना है या कंक्लूजन देना है अपने आंसर को। ठीक है, अब ये पैटर्न हम अभी सभी क्वेश्चंस में फॉलो करने वाले हैं, सो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। क्लियर है? यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, व्हाई इज द ट्रांजिशन पीरियड एसोसिएटेड विथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सो आपसे पूछा गया है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये मेन चीज है। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है, मेन पार्ट है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, एक्सप्लेन द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी आपको थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यहां पर एक्सप्लेन करनी है। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ओके, सेकेंडली, Why is the transition period associated with population explosion? अब थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो ट्रांजिशन पीरियड है उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ में एसोसिएट क्यों करते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे 2 पार्ट्स में पूछा गया है एंड इसमें मेन बॉडी या फिर मेन स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। समझ में आया क्या क्वेश्चन में पूछा गया? ऐसे ही अब आपको सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितने पार्ट्स में पूछा जा रहा है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को आंसर करना। ठीक है, किस तरह से आंसर करेंगे, सो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे क्वेश्चन आंसर का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे इंट्रोडक्शन को एंड इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थोड़ा सा इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप देंगे कि थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है। जैसे थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सजेस्ट दैट population growth is linked to overall levels of economic development, that every society follows a typical pattern of development related population growth। यहाँ पर क्या एक चीज बताई जा रही है, ये बेसिक आर्ग्यूमेंट है, जो आपसे बेसिक आर्ग्यूमेंट पूछा गया है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। ये बेसिक आर्ग्यूमेंट है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, जहां क्या कहा जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में लिंक्ड अप होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में लिंक्ड अप होती है। ये क्या है? ये बेसिक आर्ग्यूमेंट है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। आपने पहले शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया कि जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया कि थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो डेमोग्राफी की इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को किसने दिया? जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आप बताते कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दी थी अपने इस ऐसे के अंदर, उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या हो गया? ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। ऐसे ही थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी का आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे 1 या 2 लाइन में। देन मेन जो चीज आपसे पूछी गई है कि बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, सो आपने बता दिया बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक्ड अप होती है एंड एवरी सोसाइटी फॉलोज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। और हर एक सोसाइटी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर एक सोसाइटी जो है एक टिपिकल पैटर्न फॉलो करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग। ये क्या है? थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का बेसिक आर्ग्यूमेंट है। थ्योरी को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब आपको बेसिक आर्ग्यूमेंट पूछा तो सबसे पहले आप इसे आंसर करेंगे। अब इसके बाद आप ये बताएंगे कि जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, क्योंकि एक्सप्लेन करने को कहा है, सो थ्योरी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको पता हैं वो सारे आप यहां पर नोट डाउन करने वाले हैं। ओके, आप चाहें तो ये पॉइंट्स को नोट करते चलिए। अब आपसे पूछा है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो आपने बता दिया कि ये जो थ्योरी है इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 फेजेस हम स्टडी करते हैं इस थ्योरी के अंदर। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। 3 फेजेस में ये थ्योरी डिवाइडेड है। ठीक है, देखो क्या चीज कही जा रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक्ड अप होती है। इस थ्योरी को हम 3 फेजेस में स्टडी करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे कि फर्स्ट फेज क्या होता है, जहां पर हम बात करते हैं अंडर डेवलप्ड या फिर बैकवर्ड कंट्रीज की। अंडर डेवलप्ड या फिर बैकवर्ड कंट्रीज की बात हम यहाँ पर कर रहे होते हैं फर्स्ट फेज में। अब ये अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो भी बहुत हाई है और जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब ये दोनों क्यों हैं? क्योंकि डेथ रेट इसलिए हाई है क्योंकि कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, नो मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड बर्थ रेट हाई क्यों है? क्योंकि एजुकेशन बिल्कुल लो है या फिर है ही नहीं, ना ही एजुकेशन है, ना ही नॉलेज है, ना ही प्रिकॉशंस पीपल ले रहे हैं, इसीलिए बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है एंड यहाँ पर लो पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लो पॉपुलेशन ग्रोथ। जस्ट सपोज इस सोसाइटी में 10 न्यू बर्थ्स होते हैं, सो 9 डेथ भी होती हैं, तो 1% क्या हो गया? 1 क्या हो गया? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हो गया। यानी कि यहाँ पर इस फर्स्ट फेज में पॉपुलेशन ग्रोथ के हमें लो लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। लो पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिलती है फर्स्ट फेज में। ये सारा कुछ आप इसके अंदर जो है एक्सप्लेन करोगे। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकेंड फेज पे। क्लियर है ये आपको ये सारी चीजें फर्स्ट फेज के अंदर एक्सप्लेन करनी है। अब हम आ गए सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में क्या होता है? बर्थ रेट हाई होता है लेकिन डेथ रेट लो होता है, और बर्थ रेट को भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये एक चीज हम क्यों करते हैं? क्योंकि इस फेज में हम एजुकेशन डेवलप करते हैं, यानी कि लिटरेसी रेट को हम इंक्रीज करते हैं, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ लेके आते हैं। डेथ रेट को लो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ लेके आते हैं, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हमारा बर्थ रेट जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, या फिर हम उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, हालांकि वो इंक्रीज्ड ही होता है, एंड डेथ रेट जो होता है वो लो हो जाता है। और यहाँ पर हम किस तरह की कंट्रीज की बात कर रहे होते हैं? डेवलपिंग, जो अपने डेवलपिंग फेज में होती हैं।
क्लियर है। अब यहाँ पर आप बताओगे कि डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, बर्थ रेट को कंट्रोल किया लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बर्थ रेट हाई है एंड डेथ रेट जो है वो लो होता है इस सेकेंड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलता है, ये आप सेकेंड फेज में एक्सप्लेन करोगे। क्लियर है। फिर हम आ जाएंगे थर्ड फेज में। थर्ड फेज में हम किसकी बात कर रहे होते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज की। थर्ड फेज में हम डिस्कस कर रहे होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को, जहां पर बर्थ रेट भी लो होता है एंड डेथ रेट भी लो होता है एंड यहाँ पर लो लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, यानी कि अगेन लो पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ हमें हाई पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ हमें लो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ लो पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है? क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। यहाँ बर्थ रेट डेथ रेट दोनों लो हैं, इसीलिए लो पॉपुलेशन ग्रोथ है, यहाँ पे लो लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब ये क्यों है? क्योंकि हमने बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया है, हमने बहुत अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करके रखी हैं, हमारे जो पीपल हैं वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं और वो बर्थ से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं, इसीलिए बर्थ रेट हमारे यहाँ पर लो है। ओके, क्लियर है। सो ये हो गई आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये तो आपने एक्सप्लेन कर दी कि थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है। अब आपसे जो सेकंड पूछा गया है कि ट्रांजिशन पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से एसोसिएट करके क्यों देखा जाता है। अब ट्रांजिशन पीरियड कौन सा होता है? सेकेंड फेज। जो सेकेंड फेज होता है वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग वे में है, यानी कि डेवलप हो रही है, हम फैसिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं। जैसे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एजुकेशन फैसिलिटीज को भी ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर पाएं। इसे हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज, सेकेंड फेज को कहते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज को पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से एसोसिएट क्यों किया जा रहा है। सो अब आप यहाँ पर उसके रीजंस बताएंगे। ये क्या है? ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया आंसर का। ओके, अब क्या है रीजंस? दिस इज द स्टेज बिटवीन बैकवर्डनेस एंड स्किल्ड पीपल, यानी कि अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच का फेज होता है ट्रांजिशन फेज। इन दिस स्टेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई। अब यहाँ पर जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बल्कि जो डेथ रेट्स होते हैं, जो डेथ रेट्स होते हैं वो डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप कर ली हैं, हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने कर लिया है, इसीलिए इस फेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है होता है। कैसे होता है? बर्थ रेट को कंट्रोल कर, बर्थ रेट इंक्रीज्ड है, डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया मेडिकल फैसिलिटीज के थ्रू। नाउ जस्ट सपोज 100 बर्थ हो रहे हैं लेकिन सिर्फ 5 डेथ्स हो रही हैं, यानी कि 95% का डिफरेंस है यहाँ पर। सो ये क्या हो गया? वेरी हाई रेट ऑफ ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी में, इसीलिए हम ट्रांजिशन फेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ में एसोसिएट करके देखते हैं। यही वो पीरियड होता है जब पॉपुलेशन एक्सप्लोड होती है। क्या होती है? पॉपुलेशन एक्सप्लोड होती है। सो इसीलिए जो है ट्रांजिशन पीरियड को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से एसोसिएट करके देखते हैं। अब ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके दोनों पार्ट्स को हमने आंसर कर दिया, इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया। अब आप क्या करोगे? कंक्लूड करोगे। कंक्लूड कैसे करोगे? कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पीरियड होता है, जैसे ये हमने यहाँ पर सारे रीजंस दिए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो पीरियड होता है वहां पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है? क्योंकि बर्थ रेट हाई है एंड डेथ रेट्स लो हैं। सो ये आपने 1-2 लाइन में अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया और ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर है? आया समझ में कि क्वेश्चंस को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे फिर हम उन्हें आंसर करते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन कहा जा रहा है तो आपको पूरी चीज को एक्सप्लेन करना होगा जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पूछा है तो आपको पूरी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। एंड डोंट फॉरगेट कि आप मेन पार्ट जो है आंसर का उसे ही लिखना भूल जाओ। सो मेन पार्ट को तो आपको लिखना ही है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन 1-1, 2-2 लाइन में आपको लिखना है। क्लियर है? आया समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, Why did Malthus believe
that catastrophic events like famines and epidemics that cause mass deaths were inevitable। अब क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सबसे पहले ये देख लें कि माल्थस की बात हो रही है, मतलब माल्थस की थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहीं ना कहीं हमसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन क्या है, पर मेन पार्ट क्या है, माल्थस ने ऐसा क्यों सोचा कि फेमाइंस और एपिडेमिक्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब कैसे आंसर करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद में मेन पार्ट जो आपसे पूछा गया है वो लिखेंगे एंड देन कंक्लूड करेंगे। क्लियर है, अब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया। इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थॉमस रॉबर्ट माल्थस गेव द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दी, ये हमने सबसे पहले बता दिया। क्या बताया उन्होंने अपनी थ्योरी में कि ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट देन द रेट एट विच द मीन्स ऑफ ह्यूमन सबसिस्टेंस कैन ग्रो, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड जो ह्यूमन सबसिस्टेंस है यानी कि लैंड है, एग्रीकल्चर है, फूड है स्पेशली, ये सभी बहुत लो रेट पे ग्रो कर रहे हैं। यानी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड जो फूड है आपका वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। यानी कि देख रहे हो डिफरेंस है, फूड प्रोडक्शन जैसे सपोज यहीं तक ही हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ रही है। ये किसने बताया, माल्थस ने बताया, ये आपने बता दिया यहाँ पे। नाउ ही सेड पॉपुलेशन राइजेस इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैन ओनली ग्रो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब माल्थस ने कहा कि पॉपुलेशन तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है लेकिन जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। यानी कि कैसे बढ़ रही है पॉपुलेशन, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, एंड जो आपका एग्रीकल्चर है वो कैसे बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये किसने बताया, माल्थस ने बताया कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब जरूरत किस चीज की थी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के दो मीन्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चेक्स, एक होता है प्रिवेंटिव चेक्स। तो ये आपको शॉर्ट में थ्योरी इसलिए एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट में क्यों एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपसे पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने को नहीं कहा गया है जैसे क्वेश्चन 1 में कहा गया था। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट में थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे एंड जो है माल्थस ने जितनी पॉइंट्स बताए हैं उन्हें आप शॉर्ट में लिख देंगे। जैसे आप ये यहाँ पर आपने एक चार्ट बना दिया। अच्छा देखो, जो चार्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, हाइलाइट्स होते हैं, पैराग्राफ को जब आप चेंज करते हो तो ये आपके आंसर में शो करते हैं कि आपने कुछ न्यू पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन किए हैं, या ये चीज़ें जो हैं ये बहुत आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे सपोज आपकी जो भी आपकी टीचर कॉपी चेक कर रही होंगी, सो अगर उन्हें दिख जाता आपने चार्ट्स के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन किया है तो यानी कि आपको सारे पॉइंट्स पता थे, आपने वर्ड लिमिट एक्सटेंड ना करने के लिए चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स के थ्रू आंसर को एक्सप्लेन कर दिया है। सो यहाँ पर भी हमें इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन शॉर्ट में हमने इन्हें बता दिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है जिसके लिए पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं। अब क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली हमसे पूछा गया है वो क्या है कि माल्थस बिलीव्ड कि पॉजिटिव चेक्स जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के, जो फेमाइंस और डिसीजेस के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उन्हें नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते ये पूछा गया, तो आप इसका आंसर देंगे बिकॉज। क्यों नहीं, हम मतलब ये इनएविटेबल क्यों है, क्यों आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उसके फॉलोइंग रीजंस हैं। अब आप यहाँ पर जो है उन रीजंस को बताएंगे। ठीक है, यही आपसे मेन चीज पूछी गई है। तो शॉर्ट में हमने बता दिया थ्योरी को कि थ्योरी क्या थी। अब जो भी हमसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया है, मेन पार्ट है, हम उसे आंसर करेंगे। सो क्यों इनएविटेबल है, बिकॉज these are nature's way of dealing with the balance between food supply and increasing population। अब इसके लिए थोड़ा सा हम प्रीवियस चलते हैं, माल्थस की थ्योरी को एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। माल्थस ने क्या कहा था कि प्रोडक्शन जो है, फूड प्रोडक्शन जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। नाउ ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये इतने फूड प्रोडक्शन को मैच नहीं कर पा रही है, यानी कि यहाँ पर जितने भी पीपल्स होंगे वो सभी पुअर रह जाएंगे।
ठीक है, वो सभी जो है पुअर रह जाएंगे, हमेशा गरीब ही रहेंगे, पॉवर्टी में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें फूड ही नहीं मिल पा रहा है, उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो ही फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज कंडेम्ड टू लिव इन पॉवर्टी। ये चीज़ किसने कही? माल्थस ने। उसने कहा कि अब ये जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा जो ग्रो कर रही है, इसे कंट्रोल किया जाएगा, और इसे एक तो आप पॉजिटिव चेक्स, एक आप प्रिवेंटिव चेक्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। प्रिवेंटिव यानी कि आप खुद से उसे कंट्रोल करो, लेट मैरिजेस हो, और जो है एजुकेशन दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए, इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज एक्सप्लेन किए जाए, या फिर पॉजिटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स क्या है? नेचर्स वे, नेचर का अपना तरीका पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए। अब नेचर जो है इतना ही प्रोडक्शन कर सकता है फूड का, लेकिन पॉपुलेशन तो इससे ज़्यादा जा रही है, तो नेचर क्या करेगी? ये जो इतनी पॉपुलेशन है इसे बैलेंस करेगी। किस तरह से बैलेंस करेगी? फेमाइन्स एंड डिसीजेस के थ्रू। सो यानी कि माल्थस ने क्या कहा कि दीज आर द नेचर्स वे ऑफ डीलिंग द बैलेंस बिटवीन फूड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एंड अकॉर्डिंग टू हिम दीज नेचुरल चेक्स आर एक्सट्रीमली पेनफुल एंड डिफिकल्ट। और माल्थस के अकॉर्डिंग ये जो प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं ये एक्सट्रीमली पेनफुल एंड डिफिकल्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल फेमाइन्स हैं, एपिडेमिक्स हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, ये नेचर के अपने तरीके हैं, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और ये जब भी जैसे कोई आपने देखा होगा अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो इनसे कितनी ज़्यादा तबाही हो जाती है। सो इसीलिए ये एक्सट्रीमली पेनफुल भी हैं एंड डिफिकल्ट भी हैं। ऑल्दो इट हेल्प्स टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सब्सिस्टेंस बाय इंक्रीजिंग द डेथ रेट। और इसीलिए जो नेचर है वो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पॉपुलेशन एंड सब्सिस्टेंस के बीच में डेथ रेट को इंक्रीज कर देता है। फेमाइन्स, एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, इन सभी के थ्रू क्या होते हैं? डेथ्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, यानी डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब डेथ हो जाएंगी तो पॉपुलेशन और ह्यूमन सब्सिस्टेंस दोनों जो है बैलेंस हो जाएंगे। सो इसीलिए ये सभी नेचर्स वे हैं, इसीलिए हम जो है पॉजिटिव चेक्स जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के, उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आप कंक्लूड करोगे। ये तो आपने पॉइंट्स बता दिए, रीजंस बता दिए जो आपसे पूछा गया है। कंक्लूड क्या करोगे? दैट माल्थस बिलीव दैट पॉजिटिव चेक्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ फेमाइन्स एंड डिसीजेस वाज इनएविटेबल बिकॉज दीज आर द नेचर्स वे ऑफ डीलिंग विद द इम्बैलेंस बिटवीन फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये आपने कंक्लूड कर दिया। क्लियर है? ये आपका आंसर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is mean by birth rate and death rate? Explain why the birth rate is relatively slow to fall while the death rate declines much faster. अब अगेन ये जो क्वेश्चन है आपसे ये भी 2 पार्ट्स में पूछा गया है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है ये बताओ। सबसे पहले तो आपको ये चीज बताना। अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं लिखा है, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज मीन बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि आपको शॉर्ट में बताना है कि बर्थ रेट क्या होता है और डेथ रेट क्या होता है। नेक्स्ट जो आपसे पार्ट पूछा गया है उसमें लिखा है एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करिए कि बर्थ रेट स्लो है फॉल होने में, यानी बर्थ रेट को हम बहुत ही धीरे धीरे कंट्रोल कर पाते हैं, वहीं जो डेथ रेट है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो जाता है। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। सो स्पेसिफिकली आपको इस पार्ट पर फोकस करना है। जो आपका सेकंड पार्ट है आपको उस पर फोकस करना है एंड आपको बर्थ रेट एंड डेथ रेट को एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर आप किस चीज का इंट्रोडक्शन दोगे? ऑब्वियसली आपसे पूछा ही गया है बर्थ रेट डेथ रेट क्या है, तो आप उससे ही एक्सप्लेन करोगे। बस हाँ, एक लाइन आप लिख सकते हो थोड़ा सा आंसर इफेक्टिव बनाने के लिए कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन डेमोग्राफी। बर्थ रेट और डेथ रेट डेमोग्राफी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने एक लाइन लिखी। अब आप बताओ बर्थ रेट क्या है, देन डेथ रेट क्या है। क्या होता है बर्थ रेट? It refers to the total number of births in a particular area, which can be the entire country, a state or any territorial unit during a specified period. Total number of births, particular area and time period. ठीक है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। लेकिन ये इसकी हाफ डेफिनेशन होगी, फुल क्या है? Birth rate can be defined as the number of live births per 1000 population in a year. बर्थ रेट को डिफाइन कर रहे हैं तो लाइव बर्थ्स लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम बर्थ रेट में किन्हें काउंट करते हैं? लाइव बर्थ्स को, ठीक है, जो भी बच्चे जीवित पैदा हुए हैं
क्योंकि बहुत से ऐसे बर्थ्स होते हैं जहां पर जो इन्फेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, या तो वॉर्म में ही हो जाती है या आफ्टर बर्थ हो जाती है। सो हम बर्थ रेट में किसे काउंट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ लाइव बर्थ्स को। कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं पर 1000 पॉपुलेशन और पर्संस इन अ ईयर। क्या फॉर्मूला होता है बर्थ रेट कैलकुलेट करने का? चाहें तो आप ये फॉर्मूला भी लिख दें, बर्थ रेट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स in an area at a specific time, okay, divided by total population multiplied by 1000। ये आपके बर्थ रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और इफेक्टिव बनाना है तो इसके बाद में बर्थ रेट का फॉर्मूला लिखिए और उसको इस तरह से बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर दीजिए, तो वो ऑलरेडी हाईलाइटेड शो होगा। क्लियर है? देन आ जाते हैं डेथ रेट पर। अब डेथ रेट क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स per 1000 persons in a year in a particular area which can be the entire country, a state or any other territorial unit। बर्थ रेट का बिल्कुल उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें तो वो डेथ रेट हो जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं। इसका फॉर्मूला भी सेम है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो यही सेम फॉर्मूला अब आप इसके बाद भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे कि बर्थ रेट जो है वो स्लो क्यों है फॉल होने में और डेथ रेट बहुत तेजी से फॉल क्यों हो जाता है, क्या रीजंस होने वाले हैं इसके। सो यहाँ पर जो है आप रीजंस लिखेंगे, पॉइंट्स में रीजंस लिखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ आपने लिख दिया तो वहां पर हाईलाइट कुछ भी नहीं होगा। आपने सारे पॉइंट्स लिखे होंगे लेकिन जिसने पॉइंट्स में आंसर लिखा होगा उसको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि सेम आंसर आपके फ्रेंड ने भी लिखा होता है और आपने भी लिखा होता है लेकिन उसे शायद मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। अब वो आपकी पार्शियल है, अगर टीचर तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि उस पर्सन का आंसर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो। ओके, सो क्या रीजंस हैं यहाँ पर? पब्लिक हेल्थ मेजर्स एंड मेडिकल एडवांसमेंट कैन कंट्रोल द डेथ रेट इमीडिएटली। ये पूछा जा रहा है कि बर्थ रेट उतनी तेजी से फॉल नहीं होता जितनी तेजी से डेथ रेट फॉल हो जाता है। ये है, ठीक है, इस चीज को याद में रखना है। अब आपको रीजंस लिखने हैं। पब्लिक हेल्थ मेजर्स की वजह से और मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से हम डेथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज किसी भी पर्सन को कोई भी डिसीज हो जाता है, ठीक है, किसी भी पर्सन को कोई भी डिसीज हो जाता है, अगर उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो वो पर्सन हॉस्पिटल में जाएगा, उसका ट्रीटमेंट लेगा एंड अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा। सो मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से हम डेथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है उस डिसीज की वजह से उस पर्सन की डेथ हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उसे ट्रीटमेंट मिल गया तो वो उसकी डेथ होने से बच गई और वो पर्सन जो है अब जी रहा है। क्लियर है? तो डेथ रेट को हमने ऐसे कंट्रोल कर लिया। एवरीबॉडी वांट्स गुड हेल्थ एंड वांट्स टू लिव अ long life. Because of the love for life, everybody adopts all medical and technological measures with high level of motivation. अब हर कोई चाहता है कि हम लंबी जिंदगी जिए, है ना, हमारी लंबी आयु हो, इसके बाद में हमारी अच्छी हेल्थ रहे हमेशा। और इसी कारण से सभी जो हैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं एंड अल्टीमेटली सारे क्योर्स लेते हैं, सारे ट्रीटमेंट लेते हैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड हो। Now birth rate continues to be high because it is related to attitudes, beliefs and values of people. लेकिन birth rate high क्यों है? ये birth rate down क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो birth rate होते हैं वो attitudes, beliefs और values से related होते हैं। जैसे for example, अब किसी की मैरिज हुई हो, हमने मैरिज जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा हुआ है ना क्लास 11th में, किसी पर्सन की मैरिज हुई है, सो आप उसे ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप जो है न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ नहीं दीजिए क्योंकि इससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। नहीं, क्योंकि ये जो बर्थ रेट है, जो बर्थ्स होते हैं स्पेसिफिकली, ये एटीट्यूड्स, मॉरल्स, वैल्यूज इन सभी से रिलेटेड होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। जैसे अक्सर हमने पढ़ा भी हुआ है ये कि बर्थ्स को या किसी का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया तो बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें कह के जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इंडिया में। सो ये आपको आंसर में लिखना, आंसर में क्या लिखना है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। नाउ बर्थ रेट इज रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीफ्स, जो अभी मैंने आपसे कहा, एंड बाय एंड लार्ज इट इज अ सोशो कल्चरल फिनोमेना व्हिच इज सिग्निफिकेंटली स्लो टू चेंज।
और ये जो बर्थ रेट है ये सोशो कल्चरल फिनोमेना है, समाज ने बनाया हुआ है, कल्चर संस्कृति से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, गॉड से रिलेटेड है। और गॉड को लेके हमारे यहाँ पर कितनी ज्यादा मान्यताएं हैं ये भी हम सभी जानते हैं, इंडियन सोसाइटी को हमने स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है। सो इसीलिए इन सभी रीजंस की वजह से बर्थ रेट सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो पाता एंड या फिर हम कहें फॉल नहीं हो पाता। Birth rate gets significantly affected by age of marriage, infertility, climatic conditions, social condition, religious beliefs and education। अब आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो ये आपने सारे रीजंस बता दिए कि इनके थ्रू जो है हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एज ऑफ मैरिज इंक्रीज कर दें, इनफर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, रिलीजियस बिलीफ्स, एजुकेशन, इन सभी के थ्रू हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों नहीं होता ये हमने बता दिया। अब कर कैसे सकते हैं और आगे क्या रास्ता है। अब यहाँ पर आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि आगे हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, एज ऑफ मैरिज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर वो कोई सुपरस्टिशंस अपने मन में रख के रखें तो उन्हें उन सुपरस्टिशंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम इस चीज़ को सोच सकते हैं कि इंडिया में हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर पाएँ, जैसे हमने डेथ रेट को कंट्रोल किया हुआ है। सो इस तरह से 3-4 लाइन्स में आपको अपने इस आंसर को कंक्लूड कर देना है। क्लियर है। आई होप तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि क्वेश्चंस को कैसे स्टडी करते हैं एंड देन कैसे हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन आपका क्वेश्चन 4 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 4? Which states in India have reached or are very near the replacement levels of population growth? वो कौन से states हैं इंडिया के जो रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच चुके हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच चुके हैं या उसके बहुत करीब हैं, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंचने वाले हैं। Which ones still have very high rates of population growth? वो कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर आज भी हमें वेरी हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलता है, ये सेकेंडली पूछा गया है। थर्डली, इन योर ओपिनियन व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर दीज रीजनल डिफरेंसेस? अब आपके ओपिनियन में ये जो रीजनल डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि कुछ स्टेट्स रिप्लेसमेंट लेवल पर हैं, कुछ वहां पर नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, सो ये रीजनल डिफरेंसेस के क्या रीजंस हैं वो आपको बताना है। यानी कि क्वेश्चन आपसे 3 पार्ट्स में पूछा गया है। ओके, फर्स्ट में क्या पूछा है, रिप्लेसमेंट लेवल के बारे में, सेकंड में आपसे पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कौन से स्टेट्स हैं जो वेरी हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा रहे हैं, एंड थर्डली व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज रीजनल डिफरेंसेस। अब आपको इन तीनों ही पार्ट्स को, मतलब क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट्स को आंसर करना है। क्लियर है। अब सबसे पहले क्या बताओगे क्वेश्चन में, क्या चीज बेसिकली आपसे पूछी गई है, यानी कि सेंटर किस चीज पर है क्वेश्चन, सो रिप्लेसमेंट लेवल। सो आप यहां पर एक इंट्रोडक्शन दोगे कि रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। 1 और 2 लाइन में आपको डिफाइन कर देना है व्हाट इज रिप्लेसमेंट लेवल। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन बता दिया आपने कि रिप्लेसमेंट लेवल रिफर्स टू द रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशंस टू रिप्लेस द ओल्डर वंस दैट आर डाइंग आउट। अब ये जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से जो ओल्ड पीपल हैं जिनकी डेथ होती जा रही है, जो डाई आउट होते जा रहे हैं, उन्हें रिप्लेस करने के लिए, जैसे सपोज ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है, ये जो है ये ओल्डर पीपल हैं, ये डाई आउट होते जा रहे हैं। सो ये आपकी इतनी ही पॉपुलेशन बची है। सो ये जो पीपल हैं जो डाई आउट होते जा रहे हैं, इन्हें रिप्लेस करने के लिए हमें न्यू जनरेशन की ज़रूरत है। सो ये क्या कहलाता है आपका रिप्लेसमेंट लेवल, यानी रेट ऑफ ग्रोथ जिसकी हमें ज़रूरत है, जो कि न्यू जनरेशन ओल्डर जनरेशन को रिप्लेस करने वाली, उसे हम क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट लेवल। सो ये आपने बता दिया कि रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। अब जो आपसे पूछा गया है, अब हम मेन पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन पार्ट ऑफ द आंसर। मेन पार्ट क्या है, Which states are near the replacement level or at the replacement level? So हमने बता दिया states at the replacement level of population growth are तमिलनाडु, केरल, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। ठीक है, ये हमने क्या बता दिया कि ये वो स्टेट्स हैं जो रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच चुके हैं या उसके बहुत ज्यादा करीब हैं। क्लियर है, समझ में आया क्या होते हैं स्टेट्स जो कि रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब आप इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये तो आपने रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया, अब आपकी बुक में ही इससे रिलेटेड एक मैप दिया गया है। ठीक है, वहां पर कलर्स के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है।
ठीक है, वहां पर कलर्स को यूज करके इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उस मैप को, अगर आपकी ड्राइंग मतलब बहुत अच्छी है एंड आप बना सकते हैं, तो आप आंसर में उस मैप को दिखा दीजिए। ठीक है, आप उस मैप को ड्रॉ करिए, उसमें आप दिखा दीजिए कि कौन से स्टेट्स रिप्लेसमेंट लेवल पर हैं और कौन से स्टेट्स हैं जहां पर जो कि नियर हैं रिप्लेसमेंट लेवल के, और वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पर हमें हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है। 3 कलर्स यूज करिए और ये तीनों चीजों को शो कर दीजिए। सो यहां से आंसर और ज्यादा इफेक्टिव हो गया। मतलब ये टेक्निक अगर आप अपने बोर्ड्स में यूज करते हैं सो बहुत ज्यादा, मतलब आप ऑब्वियसली आपका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और आपको ज्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो आप इस वे में भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या बता दिया कि वो कौन से स्टेट्स हैं जो रिप्लेसमेंट लेवल के बहुत पास में है, पहुंचने वाले हैं। सो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं ये रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंचने वाले हैं, ये रिप्लेसमेंट लेवल पर आ चुके हैं। देन स्टेट्स हैविंग वेरी हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। सो हमने बता दिया यूपी, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। क्लियर है? ऐसे करके आप अपने सारे स्टेट्स को बता दीजिए। अब ये एक चीज आप भी देख रहे हैं कि मैं जब आपको आंसर एक्सप्लेन कर रही हूं सो यहाँ पर आपको हाइलाइट्स दिख रहे हैं, हाइलाइट्स दिख रहे हैं। सो समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा गया, यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा गया। अब यही टेक्निक आप अपने आंसर में भी इंक्लूड करेंगे, ऐसे ही अपने आंसर में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे तो वो अलग से ही शो हो जाएंगे। क्लियर है? अब आते हैं हमारे आंसर के थर्ड पार्ट पर, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। ठीक है, रीजन्स फॉर रीजनल डिफरेंसेस। अब ये जो रीजनल डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि कुछ स्टेट्स हैं रिप्लेसमेंट लेवल पे, कुछ उसके पास में है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, कहीं पर लो पॉपुलेशन ग्रोथ है, कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो ये रीजनल डिफरेंसेस के क्या रीजन्स हैं वो आप बताएंगे। ठीक है, डिफरेंस इन लिटरेसी परसेंटेज इन डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लिटरेसी परसेंटेज है। जैसे हमने देखा था कि केरल का लिटरेसी परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई है, वहीं बिहार की हम बात करें तो लोएस्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, लिटरेसी परसेंटेज में डिफरेंसेस हैं, इसीलिए स्टेट्स में भी डिफरेंसेस हैं या रीजनल डिफरेंसेस है। कहीं का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, डेवलप्ड है, कहीं का बहुत ज़्यादा वीक है, बैकवर्ड है और इनसफिशिएंट है या इनएडिक्वेट है। सो ये जितना कुछ मैंने अभी आपको बोला उसको आप इस पॉइंट में एक्सप्लेन भी करेंगे। क्लियर है? सेकेंडली, सोसाइटल कंडीशंस वरी इन डिफरेंट स्टेट्स। अब डिफरेंट स्टेट्स की सोसाइटल कंडीशंस डिफरेंट हैं। जैसे कि टेररिज्म है, कुछ स्टेट्स में टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती रहती हैं या फिर जो है बाहरी आतंकवाद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं पर वार लाइक कंडीशंस हैं, इंसर्जेंसी जैसी चीज़ें बन रही, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जम्मू कश्मीर की हम बात करें। सो क्या होता है, स्टेट्स में ही अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, अब वो चाहे इंटरनल हो वो चाहे एक्सटर्नल आ रही हो, सो उन स्टेट्स को भी जो है इनसिक्योरिटी वाली चीज़ें रहती हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से वो स्टेट्स फुली डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सारा ध्यान सिक्योरिटी की तरफ लगाए तो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान आ ही नहीं पाता है। सो ऐसे बहुत सारे रीजन्स में इंडिया के या बहुत सारे स्टेट्स में इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी रीजनल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। देन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस वरी इन डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है। जैसे कि कुछ स्टेट्स में प्राइवेटाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज की वजह से कुछ स्टेट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लिया। इन्वेस्टर्स ने उन स्टेट्स में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप्ड थे या वहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिच थे या फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच थे। सो अल्टीमेटली जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस वरी करती हैं डिफरेंट स्टेट्स में, इसीलिए रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देन Number of BPL people is highest among states like उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। इन स्टेट्स में जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, यानी कि इन स्टेट्स में पुअर पीपल ज़्यादा रहते हैं।
सोशो कल्चरल फॉर्मेशन, अ बिलीफ दैट मोर चिल्ड्रन मीन्स मोर हैंड्स टू अर्न और रिलीजियस बिलीव्स। अब क्योंकि सोशो कल्चरल फॉर्मेशन है, हमारे यहाँ बर्थ को जो है कल्चर से रिलेट करके, रिलीजन से रिलेट करके, स्पिरिचुअल पावर से रिलेट करके देखा जाता है। ये माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान की देन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सोशो कल्चरल जो है फॉर्मेशन की वजह से बर्थ कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए कुछ स्टेट्स में जो है अभी भी हमें वेरी हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा भी और भी कोई पॉइंट्स आपको लगते हैं रीजनल डिफरेंसेस के, सो आप उन्हें भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? सो ये क्या थे, आपके सारे पॉइंट्स थे रीजनल डिफरेंसेस के, एंड हमने जो भी 3 क्वेश्चंस मतलब 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन में, उन्हें हमने तीनों पार्ट्स को यहाँ पर आंसर किया। कंक्लूजन आप कर सकते हो, जैसे इन सभी को कंक्लूड कर दो। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी फाइंड रीजनल डिफरेंसेस इन डिफरेंट स्टेट्स, ओके, एंड मेनी स्टेट्स लैग बिहाइंड द डेवलपमेंट। ऐसे करके आप पूरा अपने आंसर को कंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी? देन नेक्स्ट पे आते हैं। What is mean by the age structure of the population and why is it relevant for economic development and growth? अब एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। एंड एज स्ट्रक्चर जो है वो रेलिवेंट क्यों है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ये आपके क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो गया। यानी 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है एंड स्पेसिफिक फोकस किसके ऊपर है, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर। सो आप सबसे पहले क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में बताओगे कि एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन क्या होता है, ये क्या दोगे आप, इंट्रोडक्शन। क्लियर है? इंट्रोडक्शन दिया। अब एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ पर्संस इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटिव टू टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन जो है आपकी, जैसे सपोज ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है, इसमें एज स्ट्रक्चर क्या है, जो पर्संस यहाँ पर रह रहे हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स का, उनका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 to 10 ईयर्स, इस एज ग्रुप में जितने भी चिल्ड्रन है, ठीक है, इस एज ग्रुप में जितने भी चिल्ड्रन है उनका परसेंटेज कितना है, 10 to 40 मान लीजिए, इन्हें हम एज स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या कितने डिफरेंट एज ग्रुप्स का कितना प्रपोर्शन रह रहा है टोटल पॉपुलेशन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ना। अब थोड़ा सा एज स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, क्यों, क्योंकि पूछा गया है कि क्या मतलब होता है एज स्ट्रक्चर का। सो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर हमसे लॉन्ग आंसर्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ, इंडिया हैज अ वेरी यंग पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 and 64 ईयर्स। इंडिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी जो है इंडियंस की वो हमें 15 to 64 ईयर के एज ग्रुप के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि 0 to 14 एज ग्रुप्स भी हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है, 65 to 100 या जितनी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15 to 64 ईयर्स के बीच का जो ग्रुप है ये हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी में है, यानी यंग पॉपुलेशन इंडिया में देखने को मिलती है। एज स्ट्रक्चर इन अ कंट्री चेंजेस विद डेवलपमेंट of poor medical facilities, prevalence of diseases, reduce the life expectancy। अब ये जो एज स्ट्रक्चर है ये कैसे चेंज होता है, अगर आप जो है मेडिकल फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका एज स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में चेंज होगा। और वहीं यदि बहुत ज्यादा डिसीजेस प्रिवेल कर रहे हैं सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेटली आपका एज स्ट्रक्चर जो है, एज स्ट्रक्चर कंपोजिशन जो है वो पूरा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? देन एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कैन बी पुट इन फॉलोइंग एज ग्रुप्स। अब जो एज स्ट्रक्चर है उसे हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं या किस कैटेगरीज में रख सकते हैं। सो यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, 3 ग्रुप्स हैं। 0 to 14 ईयर्स जिसके अंदर चिल्ड्रन आते हैं, 15 to 59 ईयर्स जिसके अंदर आपकी वर्किंग पॉपुलेशन आ रही है, 60+ ईयर्स जिसके अंदर आपके ओल्ड पीपल आते हैं। सो इस तरह से हम एज कंपोजिशन कर सकते हैं या एज स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। एंड देन ये जो एज स्ट्रक्चर्स हैं ये टोटल पॉपुलेशन में कितना कंपोज होते हैं, कितना क्या इनका कंपोजिशन है, वो आपका एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन होता है। क्लियर है?
Now this is age structure of the Indian population can be understood by following table. अब ये जो एज स्ट्रक्चर है इंडिया की पॉपुलेशन का उसे हम इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज मीन बाय द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। हमने एज स्ट्रक्चर बताया। अब हम इंडिया के केस में बात करें, क्योंकि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, इंडियन सोसाइटी। सो इंडिया का ही डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सो इंडिया का एज स्ट्रक्चर हमने बता दिया, और इसके साथ ही क्या ट्रेंड्स रहे। आप चाहें तो टेबल बनाएं, अगर आपको नहीं लगता है कि टेबल नहीं बनानी तो इसमें जो मेन ट्रेंड्स हैं आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1971 में क्या ट्रेंड रहा, फिर उसके बाद में ट्रेंड एकदम से इंक्रीज कब हो रहा है, सो यहाँ पर जो है ट्रेंड इंक्रीज होने वाला है। सो इस तरह से आप पूरी टेबल के थ्रू सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे बताया हमने कि 3 एज ग्रुप्स हैं, ये हमारे ईयर्स हैं, डिकेडल जो है इनके बीच में गैप है, एंड टोटल पॉपुलेशन, टोटल हम 100 मान रहे हैं। ठीक है, सो 50 to 59 ईयर्स का जो एज ग्रुप है 1961 में उनका कंपोजिशन 53% था, और जो ओल्ड पीपल हैं उनका परसेंटेज 6% था, और जो 0 to 14 ईयर्स हैं उनका 41% था। अब यहाँ से हम आ जाएं 2011 में, सो जो हमारे 60+ ईयर्स हैं उनका कंपोजिशन 8 हो चुका है, 8% हो चुका है। 15 to 59 ईयर्स का 63 हो चुका है, एंड 0 to 14 का 29 हो चुका है। अब हम देख रहे हैं ओल्ड पर्सन जो हैं उनका कंपोजिशन इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव किया है। क्लियर है। और हमारे जो 0 to 14 ईयर्स वाला एज ग्रुप है वहां पहले 41% के कंपोजिशन हुआ करता था, उस कंपोजिशन को हमने कम किया, यानी हमने बर्थ रेट को कंट्रोल किया है। हमने क्या किया है, बर्थ रेट को कंट्रोल किया है। एंड 15 to 59 ईयर्स का कंपोजिशन हमारा 63 हुआ, यानी 10% इंक्रीज हुआ है। सो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसका कंपोजिशन इंक्रीज हो गया है, यानी इंडिया में यंग पॉपुलेशन है। सो ये आपकी टेबल ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही है। आप चाहें तो आंसर में इसको इंक्लूड करें, चाहें तो नहीं भी करें। अगर आपकी वर्ड लिमिट्स कम हो रही हैं, आपको लगता है कि आंसर और इफेक्टिव बनाना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट अगर कम हो रही है तो फिर आप टेबल को इंक्लूड करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट, तो टेबल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन जो आपका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि व्हाट इज द रेलेवेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। सो अब वो हम बताएंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए ये जो एज स्ट्रक्चर की अभी हमने बात करी, उसको डिस्कस किया, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी रेलेवेंस है, वो हम बताएंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपने पॉइंटर्स में अपने पॉइंट्स को यहाँ पर लिख दिया। ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एट राइज। अब क्योंकि हमने मेडिकल साइंस में, पब्लिक हेल्थ मेजर्स में, न्यूट्रिशन में, इन सारी चीज़ों को डेवलप किया है, एडवांसमेंट किया है, सो इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, और जो हमारी 60+ वाली पॉपुलेशन है वो अब उतनी ज़्यादा डाई आउट नहीं हो रही। जैसे पहले हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था, तो हमने क्या कर लिया, डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, फैमिली प्लानिंग की नीड को हमने समझा, और इसीलिए हमने बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया है ना। अभी हमने चार्ट में यही चीज को समझा है। सो चार्ट अगर बनाते हैं तो रेलिवेंस और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, देन थर्ड क्या है, सोशो कल्चरल चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव यंग इंडिया। अब क्योंकि हमने अपनी सोशो कल्चरल चेंजेस किए हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज किया है, हमने डेवलपमेंट के पाथ को जो है होल्ड ऑन कर रहे हैं, इसीलिए मतलब डेवलपमेंट के पाथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने पॉजिटिव यंग इंडिया की टुवर्ड्स हम मूव कर रहे हैं। हमारी जो एज स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का, एज कंपोजिशन है, उसमें यंग पीपल ज्यादा हैं। सो ये भी इसका रेलिवेंस है एज स्ट्रक्चर का। देन डिपेंडेंसी रेशियो इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन। अभी हमने चार्ट में क्या देखा, 15 to 59 ईयर्स का जो एज ग्रुप था उनका परसेंटेज ज्यादा है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर ज्यादा है, एंड डिपेंडेंट्स का रेशियो हमारे यहाँ पर कम है, यानी कि इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड है। क्या है इंडिया के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डिपेंडेंट्स का रेशियो कम है, या डिपेंडेंट्स का परसेंटेज हमारे यहाँ पर कम है। सो इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिकेट होती है। देन
Economic development and improvement in quality of life improves life expectancy and changes the structure of the population. अब जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं. देन हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, हेंस एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन दी पॉपुलेशन. अब अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते तो हमारे यहाँ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हाई होता, यानी डेथ रेट अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर हाई होता, और जिसके कारण हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के पाथ पर नहीं आ पाते. तो इसीलिए एज स्ट्रक्चर जो है उसकी बहुत ज्यादा रेलिवेंस होती है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, डेमोग्राफिक डिविडेंड. सो इसे आपको फोकस में रखते हुए अपने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जहां पर परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट्स इज लेस देन द परसेंटेज ऑफ जो है इंडिपेंडेंट्स, यानी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. क्लियर है, आया ये वाला क्वेश्चन भी समझ में. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय सेक्स रेशो. ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का. सबसे पहले आपसे पूछा है सेक्स रेशियो क्या होता है. देन व्हाट आर सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो. अब सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ये आपका सेकंड पार्ट है. डू यू फील दैट पेरेंट्स स्टिल प्रेफर टू हैव सन्स रेदर देन डॉटर्स. क्या आपको आज भी लगता है कि आज के समय में भी जो पेरेंट्स हैं वो सन को ज्यादा प्रेफर करते हैं देन डॉटर्स. ये थर्ड पार्ट है. व्हाट इन योर ओपिनियन कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस प्रेफरेंस. ये आपका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, जहां आपको ये बताना है कि इन सभी के पीछे क्या कारण रहे होंगे. ठीक है, या फिर क्या रीजंस हैं कि आज भी पेरेंट्स डॉटर को प्रेफर नहीं करते एंड सन को प्रेफर करते हैं. ठीक है, सो ये 4 पार्ट्स में क्वेश्चन है, आपको हर एक पार्ट को आंसर करना है. एंड ये जो आपको क्वेश्चंस अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं आपके चैप्टर 2 से, ये सभी लॉन्ग आंसर्स के फॉर्म में पूछे जा रहे हैं. एक्सप्लेन करना है आपको सारी चीजों को. अगर सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना, यानी किसी एक टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करना, तो आपसे पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. क्लियर है. देन अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे. तो सबसे पहले क्या बताओगे कि सेक्स रेशियो क्या होता है. व्हाट इज सेक्स रेशियो, रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. एक गिवन एरिया में स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स. ये क्या होता है, ये हो गया आपका सेक्स रेशियो. ये आपने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग में लिख दिया. ये आपने काय में लिखा, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग. देन इन इंडिया सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंटली. अब आपसे ये पूछा था कि जो डिक्लाइन हो रहा है सेक्स रेशियो, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं. सो वो आपको एक्सप्लेन करना है. सेकंड पार्ट हो गया आपके आंसर क्वेश्चन का. ठीक है, इंडिया में सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है एंड कंटिन्यूअसली फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी. 1 सेंचुरी से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है. अब थोड़ा सा रिकॉल करिए, हमने चैप्टर में इससे रिलेटेड भी एक टेबल को स्टडी किया है, जहां पर हमने सेक्स रेशियो के डिक्लाइन होने को स्टडी किया था, साथ ही साथ चाइल्ड सेक्स रेशियो भी हमने पढ़ा था. सो वो टेबल भी अगर आप चाहें सो अपने इस सेकंड पॉइंट को, सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर यूज कर सकते हैं. ओके, देन अब आते हैं यहां पर. 972 फीमेल थी पर 1000 मेल्स 20th सेंचुरी में, जो कि 933 हो चुकी हैं 21st सेंचुरी में. ये आप चाहें तो टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करें, चाहे तो यहां पर ऐसे नोट करके फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आंसर में. देन इसके बाद में स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की, सो ये भी बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो भी बहुत ज्यादा डिक्रीज होता जा रहा है. नाउ एज मेनी एज 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 793 का. अब इसके अलावा भी मतलब आपका सेक्स रेशियो तो डिक्लाइन हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है. द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ 986 इज फाउंड इन सिक्किम ओनली. 986 का चाइल्ड सेक्स रेशियो हाईएस्ट हमें सिर्फ सिक्किम में देखने को मिलता है, यानी कुछ ही स्टेट्स हैं. क्लियर है. सो अब आपने बता दिया कि सेक्स रेशियो क्या होता है एंड इम्प्लीकेशंस क्या हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो के डिक्लाइन होने के. देन इन इंडिया पेरेंट्स स्टिल प्रेफर मेल चाइल्ड. अब देखिए, ये जो आपका थर्ड पार्ट था, डू यू फील दैट पेरेंट्स स्टिल प्रेफर टू हैव सन्स रेदर देन डॉटर्स, इसको हम आंसर करेंगे थर्ड पार्ट को. सो आप कहेंगे कि यस इन इंडिया
पेरेंट्स स्टिल प्रेफर मेल चाइल्ड, कि हाँ हम इस चीज से एग्री करते हैं कि आज भी पेरेंट्स जो हैं वो मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं। ये बेसिकली क्यों है? क्योंकि इसके पीछे सोशो कल्चरल रीजंस हैं। क्या है सोशो कल्चरल रीजंस? जैसे हमारे यहाँ पर जो मैंने अभी हम बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बर्थ रेट कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि सोशो कल्चरल रीजंस है। ठीक है, now being agricultural society, the village population preferred male child to look after the land. The reason of preference of male child is definitely not linked with economic reasons. देखो, कहीं भी मेल चाइल्ड के प्रेफरेंस के पीछे ये कारण नहीं होता है कि हमारे इकोनॉमिक रीजंस अच्छे नहीं हैं और क्योंकि हमें हमारे इकोनॉमिक लाइफ अच्छी बनानी है इसलिए हम मेल चाइल्ड चाहते हैं जो कल को जो है हमारे लिए अर्न करके घर में लेके आएगा। ये सिर्फ यही रीजन इसके पीछे हो, सो दिस इज नॉट ट्रू। सही चीज क्या है कि देखो, ट्रेडिशनल टाइम से ही एग्रीकल्चरल सोसाइटी हमारे यहाँ पर रही है और यहाँ पर प्रोडक्शन में जो भी लैंड होता था उसमें जो भी प्रोड्यूस करते थे उसके प्रोडक्शन में हमेशा जो बेटे होते थे वो अपने माँ बाप का हाथ बटाते थे। इसके अलावा ये माना जाता है कि जो बेटे होते हैं वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, वो लाइफ टाइम मतलब एक तरीके से हमारे साथ में ही रहेंगे, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है। और इस तरह से ढेर सारे रीजंस दे के आप अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो कि आज भी पेरेंट्स जो हैं इंडिया में वो मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं। अब हम 21st सेंचुरी की बात करें, आज भी रूरल एरियाज में हम देखेंगे, आज भी हम बैकवर्ड एरियाज में देखेंगे तो प्रेफरेंस हमें मेल चाइल्ड का ही दिखता है। भले हम इक्वालिटी की बात करते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन हमें प्रेफरेंस देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन में क्योंकि पूछा गया है आपका ओपिनियन, सो आपके ओपिनियन में आपको जितने भी पॉइंट्स लगते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप उन सभी को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। देन आपसे पूछा है फैक्टर्स फॉर लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। अब हमने ये तो बता दिया कि सेक्स रेशियो क्या होता है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के क्या इंप्लीकेशंस हैं और पेरेंट्स के आज भी मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, ये भी हमने बता दिया। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस प्रेफरेंस, कि आज भी जो है मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है। सो वो रीजंस हम यहाँ पर लिखेंगे, वो फैक्टर्स हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। और हम किसको नोट करेंगे? लो चाइल्ड सेक्स रेशियो को, नॉट सेक्स रेशियो बट लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। क्या फैक्टर्स हैं? रिलीजियस और cultural beliefs. Now believe that only son is entitled to perform funeral and related rituals of his parents, only son is the वारिस of the family. अब क्योंकि जो भी funerals related rituals होते हैं वो सभी एक बेटा ही करता है, ठीक है, तो इसीलिए उसे ही माना जाता है कि यही जो है हमारे घर का वारिस होगा और हमारी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो इसे ही ट्रांसफर होगी, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला यही है। ये एक चीज मानी जाती, इसीलिए रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स की वजह से हमारे यहाँ पर लो चाइल्ड सेक्स रेशियो है। देन इकोनॉमिक रीजंस, इंडियन सोसाइटी में मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर्स। विलेजर्स थिंकिंग दैट लैंडेड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी गिवन टू गर्ल्स बिकॉज आफ्टर मैरिज दे विल गो टू अनदर विलेज, टाउन और सिटी। नीदर गर्ल चाइल्ड कैन गेट हर शेयर ऑफ लोड नॉर शी कैन टेक केयर ऑफ द लैंड। ठीक है, ये यहाँ पर लैंड आएगा, शेयर ऑफ द लैंड। तो देखो विलेजेस में क्या थिंकिंग होती है कि अब जो हमारी गर्ल है, ठीक है, हमारी जो गर्ल चाइल्ड है या जो हमारी बेबी है, हम उसे तो शादी के बाद अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर नहीं सकते क्योंकि वो शादी के बाद किसी दूसरे घर, किसी दूसरे विलेज, किसी दूसरे टाउन में चली जाएगी, तो वो इस प्रॉपर्टी का ना ही केयर कर पाएगी ना ही उसको यहाँ पर कोई शेयर मिलेगा। इसीलिए प्रेफरेंस किसके लिए हो गया? अगेन मेल चाइल्ड के लिए। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, पीपल इन इंडियन सोसाइटी हैविंग इग्नोरेंट कंजर्वेशन एटीट्यूड आर स्टिल नॉट रेडी टू गिव इक्वल स्टेटस टू डॉटर्स बिकॉज दे थिंक दैट during old age they will be dependent on the son, only he will share food, house, customs and responsibilities. आज भी गर्ल चाइल्ड को लेके या डॉटर्स को लेके बहुत ज्यादा इग्नोरेंट बिहेवियर है इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि क्या माना जाता है कि जो लड़के होंगे वो कौन होंगे? बुढ़ापे का सहारा होंगे। अल्टीमेटली जो सन होंगे वो ओल्ड एज में पेरेंट्स की केयर करेंगे, वही उन्हें खाना देंगे, वही उनकी केयर करेंगे, वही उन्हें घर प्रोवाइड करेंगे। सो इसीलिए अल्टीमेटली अगेन प्रेफरेंस किसके लिए आ गया? मेल चाइल्ड के लिए। सो ये सारे रीजंस जो हैं आप यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हो एंड अल्टीमेटली कंक्लूड क्या करोगे? दैट लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इफ कंटिन्यूज विल हैव सीरियस इंप्लीकेशंस ऑन आवर सोशल नेटवर्क, particularly the institution of marriage. It will also cause severe law and order problem related to women. अब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने बता दिया सेक्स रेशियो क्या होता है, उसके इंप्लीकेशंस आपने बता दिया, फिर आपने बता दिया कि मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है इसीलिए लो चाइल्ड सेक्स रेशियो है। अब लो चाइल्ड सेक्स रेशियो होने के क्या क्या कारण हैं वो सारे आपने यहाँ पर बता दिए। अब इसके बाद में कंक्लूड करेंगे। सो कंक्लूजन में क्या कहेंगे कि ये लो चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी इंडिया के लिए। ये
एक दिन बहुत वर्स्ट सिचुएशन होने वाली, स्पेसिफिकली ये मैरिज इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। सो इस तरह से आप अपने आंसर को यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे। क्लियर है? आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उन सभी के आंसर्स भी समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है ये भी समझ में आया होगा, क्या पैटर्न फॉलो करना है ये भी समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन क्यों किया है, क्योंकि कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। आप बोर्ड्स में अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं सो आपको पैटर्न एटलीस्ट पता रहेगा। क्लियर है? आई होप सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे क्लासेस की वीडियोज अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, जो भी क्लास आपको स्टडी करनी है, जैसे सपोज क्लास 12th स्टडी करनी है, क्लास 12th पे क्लिक किया, 12th में जितने भी सब्जेक्ट के वीडियोस होंगे वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे, सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी वीडियो देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।